ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे कैटलिस्ट पे आ जाते हैं। कैटलिस्ट आपके पास वो सब्सटेंसेस है जो हमने लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था कि जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर देते हैं। ठीक है बेटा, वैसे मोस्टली हम जो इस वाले चैप्टर के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि वो इंक्रीज करते हैं। ठीक है ना, लेकिन बेसिक जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है कि इट ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ये डिक्रीज भी कर सकते हैं। सही। तो आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको ऑल्टर कर देते हैं, लेकिन कैटलिस्ट का ये फायदा होता है कि ये ऑल्टर करते हैं बीइंग केमिकली इटसेल्फ इन चेंज नहीं होते, यानी खुद केमिकली वो चेंज नहीं होते। इट्स मीन कि वो रिएक्टेंट से कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन नहीं करते कि कोई प्रोडक्ट बना देंगे उनके साथ मिलके। ये खुद इटसेल्फ एक केमिकल कंपाउंड होता है। ठीक है, अभी हम लोग कैटलिस्ट की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि आपके जो कैटलिस्ट हैं दे आर इटसेल्फ जो है या तो वो एलिमेंट्स हैं या तो फिर केमिकल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, और जब आप उसको ऐड करते हैं तो जाहिर सी बात है जब कोई भी दो केमिकल आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐड करते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, लेकिन जो कैटलिस्ट होता है दे डोंट रिएक्ट विद द ओरिजिनल रिएक्टर्स, मतलब उनके साथ केमिकली कोई रिएक्शन नहीं करते, बस उनके लिए एक ऑर्डिनेट पाथ प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से उनका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। और इनका जो काम होता है बेटा वो बिल्कुल जिस तरह एक केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, जैसे इसमें हम लॉक एंड की वाली एग्जांपल देते हैं। लॉक एंड की वाली एग्जांपल इस तरह से देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक ताले को खोलने के लिए आपको जो है वो की जरूरत है, नहीं है, लॉक को ओपन करने के लिए आपको की जरूरत है। इसी तरह रिएक्शन को फास्ट करने के लिए ना आपको कैटलिस्ट की जरूरत है। यानी आपके पास जो भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनमें आपके पास क्या होता है, कुछ केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, दे हैव स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जैसे आयनिक कंपाउंड्स है, दे हैव देयर 3 डायमेंशनल लेटेस्ट स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका एक अपना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है बेटा। उस स्ट्रक्चर में से ये जो आपके कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, ये उन रिएक्टर्स के बेसिकली सरफेस पे एक्ट करते हैं। जिस तरह से मतलब उनके जो बॉन्ड्स हैं वो मेक हुए हुए होते हैं ना, उनकी सरफेसेस पे एक्ट करते हैं, इस तरह से एक्ट करते हैं कि वो इजिली जो है उनके जो बॉन्ड्स होते हैं ना वो आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनाना है तो हमें एक्चुअली क्या करना है, जो रिएक्टेंट्स है उनके प्रीवियस बॉन्ड्स जितनी जल्दी ब्रेक होंगे वो नए बॉन्ड्स बना पाएंगे। ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरह से लॉक एंड की का काम करते हैं। इनके स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से होते हैं इन कैटलिस्ट के, ठीक है ना, सरफेस स्ट्रक्चर के वो एक लॉक एंड की का काम करते हुए आपके जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं रिएक्टेंट्स के उनको इजिली ब्रेक करवा देता है। ठीक है ना, यानी इसका मतलब उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। ठीक है, अब वो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी होती है, उन्होंने इस तरह का कर दिया कि जैसे आपको एक बॉन्ड एनर्जी पता है कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ बॉन्ड एनर्जी देंगे तो बॉन्ड ब्रेक होंगे। अब वो क्या करते हैं, वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी आप क्या कर सकते हैं, कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, आप यानी जैसे हमने एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ी थी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द कोलिजन टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, तो वो उस एक्टिवेशन एनर्जी को ही लोअर कर देता है रिएक्टर्स। ठीक है ना, जिसकी वजह से जब उनकी एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाती है यानी उनके बॉन्ड्स इजीली ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से दे विल इजीली कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट्स और रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ जाता है, लेकिन केमिकली कोई रिएक्शन नहीं करता है। ये चीज क्लियर हुई? यस। ठीक है, तो अब इसकी कैटलिस्ट की सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, और कैटलिस्ट को आप यूं भी समझ सकते हैं, और अगर इसकी एग्जांपल है कि अगर आपके पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के दो रास्ते हैं, ठीक है ना, एक रास्ता ऐसा रास्ता है जो डिफिकल्ट है जिसमें आपको टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, अक्सर जैसे हम नॉर्मली जा रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि शॉर्ट रूट कौन सा है। ठीक है, उसमें आपको ज्यादा मसले मसाइल नहीं होंगे, आपको सीधा रूट है, आप गुजर जाएंगे, वहां से ज्यादा हर्डल्स भी नहीं। ठीक है, आपको उसमें ज्यादा एनर्जी यानी आपका पेट्रोल भी कम वेस्ट होगा क्योंकि शॉर्ट रूट है, वहां पे एनर्जी यानी आपकी कम यूज हो रही है। तो बिल्कुल इसी तरीके से बेटा ये जो आपके कैटलिस्ट होते हैं वो समझो आपके केमिकल रिएक्शन को एक ऑल्टरनेट पाथ, यानी इसकी डेफिनेशन में हम एक ऑल्टरनेट पाथ की टर्म यूज करते हैं। ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करते हैं जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो हो रही है। जैसे आप एक गाड़ी की समझें कि गाड़ी को अगर एक शॉर्ट रूट से आप ले जाएंगे तो उसको पेट्रोल भी क्या लगेगा, उसका कम लगेगा, फ्यूल भी कम लगेगा। ठीक है ना, उसमें आपको इतनी ज्यादा एनर्जी की नीड नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास जो कैटलिस्ट होता है वो एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करते हैं केमिकल रिएक्शन को, जो पहले एक डिफिकल्ट पाथ से गुजर के प्रोसीड हो रहा था और प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था, अब उसके लिए वो आसानी पैदा कर देगा और फिर वो इजीली जो है ना उसको एक्टिवेशन एनर्जी की भी इतनी नेसेसिटी नहीं होगी, जरूरत नहीं होगी, यानी उनके लोअर एक्टिवेशन एनर्जी पे ही वो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसकी राइट। डेफिनेशन लिख लो। सो अ कैटलिस्ट is a substance
which alters the rate of reaction of a chemical reaction. ठीक है बेटा? And is unchanged, यानी खुद itself जो है वो चेंज नहीं होता. अच्छा, अनचेंज्ड केमिकली नहीं होता, फिजिकली हो जाता है. ये चीज अभी हम आगे पढ़े. यानी अनचेंज्ड एट द एंड. केमिकली क्यों नहीं चेंज हो रहा? क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन नहीं कर. अगर वो एलिमेंट है तो उसी एलिमेंटल फॉर्म में रहेगा, अगर वो कंपाउंड है तो उसी कंपाउंड की फॉर्म में रहेगा. सही है? इट इंक्रीजेस. ये दूसरा पॉइंट मैंने आपको ऑल्टरनेट पाथ के अकॉर्डिंग बता दूं. ठीक है ना? इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे बढ़ाएगा? बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव रिएक्शन पाथ विच हैज अ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी. यानी आप उस पाथ की जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो लोअर होगी, इसी वजह से आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा. विच हैज अ मिस, लोअर. हाँ बोले. तो कैटलिस्ट क्या केमिकली अनचेंज रहते हैं या फिजिकली उनके ऊपर कोई चेंज भी केमिकली आता है या अनचेंज नहीं रहता है. आता? केमिकली अनचेंज रहता है. फिजिकली चेंज आता है लेकिन. हाँ, फिजिकली चेंज आता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने उसके बड़े लम्स के फॉर्म में लिया होगा ना, तो वो क्या हो जाएगा? वो स्मॉल हो जाएगा. ठीक है? मतलब साइज उसका जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसकी जो सरफेस होती है ना, एक्चुअली जो कैटलिस्ट की जो सरफेस होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है? और वो जो सरफेस होती है वो आपके रिएक्टेंट्स के साथ बेसिकली क्या कर रही होती है? रिएक्शन कर रही होती है. रिएक्शन इस तरह से कर रही होती है कि उसके बॉन्ड्स ब्रेक करने में, जैसे आपकी एक छुरी है ना, छुरी क्या करती है कि आपके उसको पीसेस करने में ना, काटने में, आपको जो खाना बना रहे होते हैं, ठीक है, आज जितना ज्यादा अपने जो समझो जो गोश्त है ना उसका साइज जितना ज्यादा आप रिड्यूस करेंगे, तो आपकी जो नाइफ है ना वो हेल्प कर रही है. जबकि नाइफ उस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रही, उस कुकिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रही. मतलब इस तरह से कोई नई चीज बन जाए वो जाके, या उसमें पक जाए जाके, कुछ ऐसा नहीं हो रहा. बस वो क्या कर रही है कि आपके पास उसके सरफेस एरिया को बढ़ा रही है, काट रहे हैं आप उससे. ठीक है ना? जिसकी वजह से आपकी कुकिंग जो है वो फास्ट हो जाएगी, आपका जो मीट है वो टेंडर क्विकली हो जाए. बिल्कुल इसी तरीके से जो आपके जो कैटलिस्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इनके जो बॉन्ड्स ब्रेक होने होते हैं ना, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनना होता है. इसको लॉक एंड की स्ट्रक्चर कहते हैं. कि वो समझो एक तरह से उसके सरफेस पे आके जो उसकी बॉन्डिंग्स होती है ना, उसकी सरफेसेस पे आके इस तरह से बैठ जाते हैं, या इस तरह से एक्ट करते हैं कि वो उनके बॉन्ड्स जो बने हुए होते हैं आपके रिएक्टेंट्स के, वो इजिली ब्रेक हो जाते हैं. ठीक है? अब जब वो इजिली ब्रेक हो जाएंगे तो ऑफकोर्स वो आसानी से फिर प्रोडक्ट बना सकते. कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स को ब्रेक करना. ऐसे ही है ना? तो वो उनके जो बॉन्ड्स है ना उनको आसानी से क्या करवा देता है? ब्रेक करवा देता है. ये चीज क्लियर हुई? सही. ठीक है, बिल्कुल. एक जिस तरह एक नाइफ की एग्जांपल है कि नाइफ क्या करती है? आपके जो फूड को कुक करने में आसानी कर देती है. आप क्यों हर चीज को काट के पकाते हैं? काट के पकाने का मकसद यही है ना कि भाई वो जल्दी वो टेंडर हो जाएगा, क्विकली कुक हो जाएगा आपका फूड. तो आपकी नाइफ उस चीज के अंदर हेल्प कर रही है, आपकी कुकिंग को फास्ट कर रही है. बीइंग इन्वॉल्व इन इट सेल्फ, मतलब कि ऐसा नहीं कि कुकिंग क्या वो पार्ट बन गई है, उसके अंदर शामिल हो गई है. नहीं, वो सिर्फ आपकी आसानी पैदा कर रही है. बिल्कुल इसी तरीके से जो कैटलिस्ट है वो क्या कर रहा है कि कैटलिस्ट आपके जो बॉन्ड्स है ना रिएक्टेंट्स के, उसके सरफेस कुछ इस तरह से कि वो इस तरह से एक्ट करता है उसके ऊपर कि आपके
बॉन्ड्स आसानी से ब्रोकन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट आसानी से बना लेता है, और वो फिर रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह फास्ट हो जाता है, यानी आपको अब ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बॉन्ड आसानी से ऑटोमेटिकली ब्रेक हो रहे हैं, तो इसीलिए वो लोअर आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी का पाथ ऐसा प्रोवाइड करता है इस तरह की सिनेरियो कि उसके बॉन्ड्स आसानी से ब्रेक होंगे और वो फिर रिएक्टेंट्स में वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। सही। विदाउट बीइंग इन्वॉल्व इटसेल्फ, फिजिकली चेंज होगा, क्यों? क्योंकि वो अपने सरफेस की वजह से, अपने सरफेस के स्ट्रक्चर की वजह से बॉन्ड्स को ब्रेक हो रहा है, तो हो सकता है कि वो फिजिकली चेंज हो जाए, आपने बड़े उसके लम्स डाले हो तो वो बाद में पाउडर की फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाए, और कैटलिस्ट को इसी वजह से हम रीयूज भी कर सकते हैं, ये हमारा एक चीप मेथड होता है, क्योंकि एक तो कैटलिस्ट आपका यूज अप नहीं हो रहा, इसके अंदर भी जब हम आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट पढ़ेंगे तो हम वहां पे देखेंगे कि ये एक बहुत चीप मेथड हो जाता है हमारे पास। इस कैटलिस्ट को अगर हम दोबारा से अपने जो आपके प्रोडक्ट है अगर हम उसमें से निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं सेपरेटिंग टेक्निक्स की मदद से, तो हम इसको दोबारा रीयूज भी कर सकते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट की सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम कहते हैं, जब हम आगे भी हम पढ़ेंगे इसको डिस्कस करेंगे, कि कैटलिस्ट अगर जो डस्ट वगैरह होती है, ठीक है, वो कैटलिस्ट के ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसकी उस सरफेस को, जिसकी वजह से वो ब्रेक कर पा रहा है उसके बॉन्ड्स को, या उस पर एक्ट कर पा रहा है आपके रिएक्टेंट्स पे, ठीक है, अगर उसकी सरफेस पे डस्ट है या कुछ भी इस तरह की चीज मौजूद है, तो वो समझो बिल्कुल इट इज एक्टिंग लाइक कि वो पॉइजन कर देगी आपके कैटलिस्ट को, जिसकी वजह से कैटलिस्ट उस तरह से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो और तेल कैटलिस्ट, लगाओ कोटेड हो ऑयल हाँ, से, अगर ऑयल के जार में रखा हो। नहीं वो कोई वैसा रिएक्टेंट हो ही नहीं है कि वो रिएक्टिव है कि ऑयल के जार में रखना है आपने। नहीं ना, लेकिन अगर इसमें मतलब ऑयल लग गया हो अगर लिस्ट में। हाँ, ये कह सकते हो। हाँ, ये कह सकते हो, ऐसे उसके ऊपर ऑफ कोर्स कोई चीज गिर गई, कोई ऐसी चीज, आप कोई मीठी चीज खा रहे हैं, मुझे मतलब एक अगर आप वैसे समझना चाहते, ठीक है ना, यानी आपकी सरफेस जो है ना वो किसी भी तरह से क्लियर नहीं है, क्लीन नहीं है किसी भी वजह से उसकी, ठीक है, तो फिर वहां पे इशू आ जाएगा, वो समझो वो आपके उसको कैटलिस्ट मौजूद भी है आपके रिएक्शन में, बट इट पॉइजन दैट कैटलिस्ट, इट विल नॉट वर्क, जब आपका कैटलिस्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करता तो हम कहते हैं कि पॉइजन, ठीक है। अब वो जो पॉइजन हो गया वो किस वजह से हो गया है? उसकी सरफेस जो है वो क्लियर नहीं रही है, कुछ इस तरह का इशू हुआ। सही है। सही। अच्छा, अब हम इसके लिख लेते हैं आपकी जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इसे कुछ पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। इसके अलावा भी हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, हाँ, और अगर इसी चीज को जैसे तुम्हें और ज्यादा डिस्क्राइब करके लिखना हो बेटा, तो आप डिस्क्राइब कैसे करेंगे यहाँ पे? मतलब इसी की डिस्क्रिप्शन अगर देनी है, ये तो कैटलिस्ट की समझो डेफिनेशन के बारे में आपके पास आ गया ना, कि अगर आपको डिफाइन करना हो तो कैटलिस्ट सब्सटेंस व्हिच ऑल्टर्स द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इट्स अनचेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। सही, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, समझो यहां से तुम इसकी आपकी डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं इसकी, इट इंक्रीजेस मतलब कैसे इंक्रीज करा, अब इसके आगे फर्दर और डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे, ठीक है ना, इस पॉइंट को आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं। इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेट रिएक्शन पाथ व्हिच हैज अ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर लोअर एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो उसके बाद उससे क्या होगा? देयरफॉर, मैं आगे से लिख रही हूँ इस पे, ठीक है ना, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, देयरफॉर more colliding particles now अब उसने उसको एक ऐसा रास्ता दे दिया जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी कम ही है, तो इसका मतलब जो मोर कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं दे पोजेस एनर्जी इक्वल टू, राइटिंग क्लियर हो रही है वरना मैं इसमें एक मिनट इसकी थोड़ी हूँ, इक्वल टू और ग्रेटर दैन द एक्टिवेशन एनर्जी। यानी अगर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी आपके पास एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है तो फिर आप उसको इस तरह लिखेंगे, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा? फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी आपके पास इफेक्टिव कोलिजन की,
बल्कि सक्सेसफुल की टर्म हमारे लिए ज्यादा सही है, क्योंकि हमारी जो ऑर्डर्स है उसके अंदर हमने सक्सेसफुल लिखा हुआ है, तो हर जगह तो हम सक्सेसफुल लिख रहे हैं। सक्सेसफुल कोलिजन इंक्रीजेस ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन का पार्ट है, जैसे मैंने सबकी डिस्क्रिप्शन लिखाई ना तो उसमें ये वाला पार्ट आ जाएगा। इंक्रीजिंग रिजल्टिंग इन द हायर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल्स। ठीक है बेटा, ठीक है। अब अच्छा, इसके अंदर ना अगर ये वाला आता है ना तो इसमें मोस्टली जो है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का जरूर पूछ लेता है। वो जो हमने कौन सी वाली पढ़ी थी, रिएक्शन पाथवे डायग्राम पढ़ी थी ना, ठीक है, याद है केमिकल एनर्जेटिक्स में? हाँ। केमिकल एनर्जेटिक्स हमने अभी पढ़ा है ना मेरे साथ। हाँ, बेटा यहाँ पर अगर आपके पास आपको याद हो तो उसके अंदर हम क्या क्या लेते थे, कि आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट्स थे, ठीक है, उसकी डायग्राम हम रिएक्शन कैसे एनर्जी बनाते और थे, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स होते थे अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी समझो ये एक्टिवेशन एनर्जी होती थी, और उसके बाद फाइनली जब वो किस में चेंज हो जाते थे, प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे रिएक्टेंट थे, ये प्रोडक्ट था, ठीक है ना, इस साइड पे ये तुम्हारी प्रोग्रेस थी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन यहाँ पे लिखते हैं हम, और यहाँ पे तुम्हारे पास एनर्जी थी इन किलो जूल, सही है, किलो जूल पर मोल भी आप लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद बेटा जो चीजें एक्सप्रेस कर रहे थे वो आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे थे, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी थी इस केस में, ठीक है ना। और यहां से यहां तक जो नीचे तक आपके पास जा रहा है ये तुम्हारी क्या थी, डेल्टा एच, ठीक है, इंथैल्पी की, सही। अब ये जो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी है, ये समझो तुम्हारे पास वो एक्सपेरिमेंट है जो विदाउट कैटलिस्ट है, ठीक है। अगर आप कैटेलाइज रिएक्शन लेंगे तो कैटेलाइज रिएक्शन लेंगे तो फिर आपके पास कैसे चेंज हो जाएगा, हमने क्या बताया कि लोअर एक्टिवेशन एनर्जी होगी, यानी अब आपके पास जो कैटेलाइज रिएक्शन होगा ना तो उसमें आपके पास ये जो हम्प है ये कैसा बनेगा, शॉर्ट हो जाए, ठीक है, और इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो रिड्यूस होगी, क्या होगी, वो भी शॉर्ट। आ रही बात समझ, समझ में आया, जी मैम। ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको शो करना पड़ता है, मोस्ट ऑफ द टाइम है ना ये वाला ग्राफ बना हुआ आ जाएगा, या नहीं भी आया तो आपसे फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस किसी पार्ट में उन्होंने बनवाया होगा, और फिर वो नेक्स्ट पार्ट में आपसे कह देंगे नाउ वी हैव अ कैटलाइज्ड रिएक्शन, नाउ रीड्रॉ द ग्राफ, या अगेन ड्रॉ अ लाइन टू शो द डिफरेंस इन योर ग्राफ, ठीक है ना, जो आपका प्रीवियसली ग्राफ बना है उसमें शो करें डिफरेंस को, कि आपके पास अगर जो है वो कैटलाइज्ड रिएक्शन है तो फिर किस तरह से वो ग्राफ चेंज हो। तो डिफरेंस को आप कैसे शो करेंगे, आप जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको लोअर हम मतलब हम का जो साइज है ना वो आप प्रोड्यूस कर देंगे, क्लियर। तो इस तरह से आपको ये डिफरेंस जो है ये मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में ड्रॉ करने के लिए आती है, सही। तो इसके साथ ये एक चीज आपके पास आपको ये आनी चाहिए, क्लियर बेटा। अच्छा, बहुत सारे आपके पास कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट की अच्छा पहले हम करेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम कैटलिस्ट की कुछ कैटलिस्ट को भी डिस्कस कर लेते। यहां तक कर लिया था, कॉपी कर लिया, मैं नीचे कर दी हूँ। कर लिया। ठीक है, अब हम बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या है। सबसे पहले तो आपके पास बेटा कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके अंदर, कि कैटलिस्ट को आपको क्या करना होता है, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज नीडेड, ये नहीं है कि आपको कैटलिस्ट बहुत ज्यादा यूज करना है, ठीक है, ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। उसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा कैटलिस्ट की जरूरत नहीं इज नीडेड
to speed up the reaction. इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा, चीप मेथड कहते हैं हम। अगर हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कराना, उसका कैटलिस्ट पता है, तो हम वो जो 4 घंटे का काम है वो 1 घंटे में, आधे घंटे में कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा दूसरी इसकी बेटा जो प्रॉपर्टी थी वो आपके पास क्या है कि कैटलिस्ट इंक्रीज तो कर देता है, क्या चीज इंक्रीज कर देता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन, लेकिन प्रोडक्ट को इंक्रीज नहीं करता, यानी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इट विल नॉट इंक्रीज। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपके पास टोटल अमाउंट जो है वो 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपकी प्रोड्यूस होगी 5 घंटे के बाद, ठीक है ना। 5 आवर्स के बाद आपको पता है कि आप जो कलेक्ट करेंगे वो 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। और अगर तुमने ये विदाउट कैटलिस्ट है, लेकिन अगर तुमने कैटलिस्ट को यूज कर, तो अब यही कार्बन डाइऑक्साइड जो तुमने 200 सेंटीमीटर क्यूब 5 आवर्स में कलेक्ट किए, ठीक है ना। अब अगर तुमने कैटेलाइज रिएक्शन यूज किया, ठीक है ना, तो कैटेलाइज रिएक्शन यूज करने से फॉर एग्जाम्पल अब आप यही कार्बन डाइऑक्साइड इसका सेम अमाउंट जो है वो 5 आवर्स के बजाय कितनी देर में, फॉर एग्जाम्पल 1 आवर में आप कलेक्ट करें, ठीक है ना। लेकिन 200 ही कलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि 200 से 500 हो जाए, ठीक है। उसकी यील्ड पे प्रोडक्ट को हम दूसरी टर्म जो है ना उसका यील्ड भी कहते हैं, उसकी जो यील्ड है उसमें कोई इफेक्ट नहीं है। यानी जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट यानी उसका वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है या उसका मास प्रोड्यूस हो रहा है, वो आपके पास वो सेम रहेगा। बस ये होगा कि जल्दी बन जाए, ठीक है। आई बात समझ में? सही। सही। तो हम क्या कहेंगे कि जो कैटलिस्ट है वो इंक्रीज तो करता है स्पीड ऑफ रिएक्शन, बट डू नॉट यील्ड ऑफ अ केमिकल यूज। बट नॉट द यील्ड। यील्ड की जगह प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं आप। यील्ड की जगह, यील्ड एक्चुअली वो अमाउंट की फॉर्म में भी आ जाता है ना, प्रोडक्ट का जो अमाउंट प्रोड्यूस हो, यील्ड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। फिर तीसरी बात बेटा अब आपके पास क्या आ जाएगी, फिजिकल अपीयरेंस आपकी सिर्फ चेंज होगी, ठीक है। क्या चीज चेंज होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, कैटलिस्ट मतलब इटसेल्फ वो रहता है ओनली द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ कैटलिस्ट में चेंज, और आपको पता है इसकी केमिकली अनचेंज रहता है, ठीक है। सही। अच्छा, उसके अलावा बेटा जो अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट है वो भी चेंज नहीं होती, ठीक है। यानी ऐसा है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 5 ग्राम्स लिया अपने कैटलिस्ट, ठीक है, तो एट द एंड भी आपको 5 ग्राम्स ही मिलेगा, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपकी जो अमाउंट है कैटलिस्ट की जो प्रेजेंट में है और एंडिंग में है इट रिमेन्स द सेम। ठीक है, ये भी सेम रहती है। इसके बाद एक और बात इसके अंदर, इम्प्योरिटीज। जो आपका कैटलिस्ट है वो पॉइजन हो जाता है, पॉइजन यानी इनएक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेटेड नहीं रहता। द कैटलिस्ट इज इनएक्टिवेटेड बाय इम्प्योरिटीज। ये छोटी छोटी सी चीजें ना, ये बेटा एमसीक्यूज वगैरह में आ जाती है,
इसलिए बस इसके बारे में पता होना चाहिए। मतलब ऑफकोर्स ही कोई ऐसा नहीं होता कि राइट डाउन द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट या राइट डाउन द 5, इस तरह से नहीं आता। समटाइम्स इट इज आस्क्ड इन द एमसीक्यूज, ठीक है। मोस्टली कैटलिस्ट की डेफिनेशन वगैरह आती है, एक्सप्लेनेशन आती है, या फिर ग्राफिकली, जैसे मैंने आपसे कहा ग्राफिकल एनालिसिस आ जाती है, इस तरह की चीजें आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा बेटा जो कैटलिस्ट होता है ना, सेलेक्टिव होता है इन इट्स एक्शन। यानी आपके पास जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, अब अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है ना, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि हर कोई कैटलिस्ट जो है, जैसे आपने, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़े थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, याद है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जब आपने प्रॉपर्टीज लिखी थी, तो उसके अंदर लिखा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गुड कैटलिस्ट। they are used as catalyst. Even the elements and the compounds of transition elements are used as catalyst in different chemical reaction, ठीक है ना। ये आपने कहाँ पे पढ़ा था बेटा? पीरियोडिक टेबल में। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज में पढ़ा, ठीक है। कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, देयर कंपाउंड, दे आर यूज्ड एज व्हाट? कैटलिस्ट। वहां पर मैंने आपको कुछ केमिकल रिएक्शंस बताए, जैसे 6 वाला पॉइंट अभी मैं लिखवाती हूँ। जैसे आपके पास अगर आपको अमोनिया प्रिपेयर कर, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया में स्पेसिफिक है कैटलिस्ट कि आप कौन सा यूज करेंगे। अगर आप अमोनिया बना रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेबर्स प्रोसेस, ठीक है ना। जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, हेबर्स प्रोसेस के अंदर हम किसको लेते हैं? फाइन पार्टिकल्स ऑफ आयरन, ठीक है ना। आयरन ही यूज होगा। आयरन आपको पता है क्या ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। आयरन यूज होगा। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मार्जरीन, ये भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े, मार्जरीन बनाना, ठीक है ना, जो हम खाते हैं ब्रेड पे लगा के, ठीक है। ये जो है ये आपके पास बेटा, इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं? निकल यूज करता है। निकल इज अगेन अ ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। यानी ये स्पेसिफिक है। अगर एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें मार्जिन बन रहा है, केमिकल रिएक्शन में, केमिकल प्रोसेस में, तो उसमें निकल ही यूज होगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं यूज होगा। सिमिलरली रिवर्सिबल रिएक्शन जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है ना। इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को बनाने के लिए जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, वो बेटा हम यूज करते हैं वेनेडियम 5 ऑक्साइड। वेनेडियम ऑक्साइड, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं वेनेडियम 5 ऑक्साइड, ठीक है। ये जो वेनेडियम 5 ऑक्साइड है, इसमें जो ये ट्रांजिशन मेटल का कंपाउंड है, इसमें जो वेनेडियम है, IUM है, ठीक है ना, IUM, ठीक है। इसमें जो वेनेडियम है बेटा आपके पास, ये ट्रांजिशन मेटल है, और ये क्या आपके पास? कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल। क्लियर? तो ये आपके सही। पास स्पेसिफिक होते हैं, ठीक। तो इसमें आप ये क्या लिख सकते हैं 6 वाली प्रॉपर्टी के अंदर? ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप आयरन को जो है वो मार्जिन बनाने में यूज कर दें, या वेनेडियम ऑक्साइड को जो है वो आप अमोनिया बनाने में यूज करने से कैटल, ऐसा नहीं, ठीक है ना। दे आर स्पेसिफिक टू द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, जो आप प्रोसीड करवा रहे होते हैं। तो दीज आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा जो आपके पास है यहाँ पर, ठीक है। अब हम जो कैटलिस्ट है आपके पास, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन एक और है, जैसे मैंगनीज ऑक्साइड है। अभी तुमने कैटालिटिक कन्वर्टर पढ़ा था, कैटालिटिक कन्वर्टर में हमने प्लैटिनम और रोडियम को यूज किया था, अगर तुम्हें याद हो, ठीक है। जो कैटालिटिक कन्वर्टर हमने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ा था, जो हम गाड़ियों के जो स्मोक आ रही होती है, ठीक है ना, तो वहां पर हम लगाते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर को, जिसकी वजह से वो आपके पास जो अनवांटेड गैसेस होती हैं, जैसे अगर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है, तो उसको क्या कर देता है? उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो इस तरह के आपके पास था, सॉरी, ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से आपके पास जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बन रही होती है इंजन में, उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है बाय रिड्यूसिंग इट, ठीक है ना। तो ये आपके पास मतलब स्पेसिफिक होता है, जब प्लेटिनम है तो वहीं पे यूज होगा, सही। तो ये चीज हमने उधर डिस्कस की थी, मुझे याद आ गई, तो मैंने अभी तुरंत दोबारा इसकी भी एग्जाम्पल दे दी। इसके अलावा तुम्हारे पास बेटा जैसे मैंगनीज ऑक्साइड है,
इन्होंने जैसे एक एक्सपेरिमेंट आपके किया है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो होती है बेटा, ये डिसोसिएट होती है, किसमें डिसोसिएट होती है? वाटर में और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है। अब इसमें ना ये जो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है ना, ये हमारे लिए यूजफुल होती है, यानी अगर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हमारे पास अवेलेबल है तो हम उससे ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की जो डिसोसिएशन है ना बेटा, ये स्लो प्रोसेस, इसको फास्ट करने के लिए हम एक कैटलिस्ट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैंगनीज ऑक्साइड। ठीक है। मैंगनीज ऑक्साइड हम यूज करते हैं। जैसे मैंगनीज ऑक्साइड ब्लैक पाउडर की फॉर्म में होता है, जैसे आप इसका थोड़ा सा भी क्वांटिटी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में डालते हैं ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना फास्ट होता है, इतनी तेजी से ऑक्सीजन बनती है कि आप आराम से जो आप केमिस्ट्री की लैब के अंदर जब हमें ऑक्सीजन को कलेक्ट करना होता है ना, तो हम उसमें क्या यूज करते हैं, लैब में मैंगनीज ऑक्साइड मौजूद होती है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी है वो मौजूद होता है, तो हम सिर्फ उसके अंदर मैंगनीज ऑक्साइड को ऐड करते हैं और फिर बहुत सारे जार्स में ना ऑक्सीजन गैस को फिल कर लेते हैं। जब हमें ऑक्सीजन गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स को बच्चों को समझाना होता है तो ये चीज हम केमिस्ट्री लैब में करवाते हैं। ठीक है। और जो एसएससी के अच्छा। स्टूडेंट्स हैं उनके तो ये बाकायदा एक्सपेरिमेंट पे मौजूद है। ठीक है, जिसको वो कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर। ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कलेक्शन के लिए, क्विक कलेक्शन हो जाए आपके पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से, तो उसके लिए जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं वो मैंगनीज ऑक्साइड यूज करते हैं। इसकी आपके पास क्या होता है बेटा, इसकी एक्सप्लेनेशन जैसे कभी आ सकती है आपके पास, जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन आपको ऊपर लिखवाई है। ठीक है। या आपके पास ये जो कैटेलाइज रिएक्शन है, इसके ग्राफ के अंदर क्या चेंज होगा ना, ये चीज आपके पास एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आप ड्रॉ करके बताइए। दूसरा बेटा जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है, सिर्फ अभी इसकी क्योंकि 1 मिनट रह गया हमारे पास, तो हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा लेंथी है भी नहीं हमारे पास। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आपके पास क्या होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज एंजाइम्स। एंजाइम्स हमारी बॉडी में बहुत जगह पर मौजूद है बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो एमिलेज है, अगर एमिलेज का आपको आइडिया हो तो एमिलेज हमारे पास शुरू में थोड़ा बहुत तो पड़ा होगा, ये स्टार्च को आपके ना शुगर में कन्वर्ट करता है। और एमिलेज कहाँ पे मौजूद होता है, हमारे जो मुंह है ना, हमारा जो जब हम कुछ खाते हैं हमारे सलाइवा के अंदर ये मौजूद होता है एमिलेज। ठीक है। और जो नॉर्मल हम कोई भी, हाँ एमाइलेज। ठीक है। तो ये आपके पास स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है शुगर। बायोलॉजिकल एंजाइम्स हमारे जो है बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे जो फूड है, हमारी जो सेल है जो बॉडी के अंदर है, वो सेल बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, यानी इसको कहना चाहिए ग्लूकोज होती है उसको, या शुगर की जो बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है ना, सिर्फ उसको ही वो एक्सेप्ट कर सकता है, या माल्टोस या ग्लूकोज। ठीक है। उसके अलावा जो हम इतना फूड जो खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स और इसकी फॉर्म में, उसको हमारे सेल्स है ना एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, और वहां तक एनर्जी पहुंचाने के लिए हमें उसको ब्रेक डाउन करना होता है इनटू स्मॉल पार्टिकल। और ये जो कैटलिस्ट होता है ये उस चीज को उसको ब्रेक करने में, उसको स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक करने में बहुत हेल्पफुल होता है। अगर ये कैटलिस्ट हमारी बॉडी में ना हो तो हम अपने फूड को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है। तो फूड को ब्रेक डाउन करने के